Hello friends, welcome back to BBS Baba Physics. Today we are going to see collision. Collision elastic collision 1D collision देख रहे हैं तो मोमेंटम कंजर्व होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, मतलब इलास्टिक कोलिजन है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ तो इनइलास्टिक है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से हमें ये कंडीशन आ जाता है, अगर व्हेन वी अप्लाई इन दोनों कंडीशन को आप माइनस करते तो आ जाता है m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इसका मतलब पहले से ये आया, इधर इसको आप जो है इस तरफ v1 को इधर ले आए, इसको इस तरफ ले आए, तो पहले कंडीशन से यार दूसरे से ये वाला आया, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपका आ गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v2। मतलब क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये बात जान लीजिए, अगर आप इलास्टिक कोलिजन चल रहा है, in elastic 1D collision, the relative velocity with which the two particles approach each other before collision is equal to the relative velocity with which they recede from each other. For example, ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा था और मास था, तो 2 मीटर पर सेकंड इनका रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, है ना, अप्रोच। उसी तरह जब टकराने के बाद मान लीजिए ये 7 मीटर पर सेकंड से जाएगा और ये जो है 7 मीटर है, तो मतलब यहाँ 2 आना चाहिए। इसका मतलब जो है इट विल बी 5 मीटर पर सेकंड, है ना, ताकि 2 मीटर पर सेकंड। तो मतलब क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब उल्टा साइन देख लीजिएगा, मतलब बेसिकली मॉड जो है यही होना चाहिए, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ऊपर से प्रूफ करके दिखाया दिया। अच्छा, अब ये जो ये वाला कंडीशन आ गया तो v2 आपको v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस u2 माइनस u1 माइनस u2। अब v2 को आप जो है इस पहले वाले इक्वेशन पुट कर दीजिए, उसी तरह v1 निकालना है तो v2 निकालना है तो v1 को पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा v1 m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1। वेक्टर है, सारा सारा वेक्टर है। v2 इज इक्वल टू, अब देखिए जैसे यहाँ एक याद कर लीजिए बस हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 u2। अब v2 है तो v2 के साथ जो है ये जैसे v1 था तो m1 था, v2 है तो m2, तो m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2, यहाँ v1 है तो यहाँ u2 हो गया, यहाँ m1 है, मतलब एक्सचेंज कर दिए, m2 है तो यहाँ m1 हो गया, ठीक है, हो गया। नाउ अब देखते हैं कि पार्टिकल जब कोलाइड करता है और किसी एंगल पे जा रहा है, ठीक है। नाउ दिस वन m1 u1 वेलोसिटी से आ रहा था और ये जो है m2 रेस्ट में है, ठीक है। अब टकराने के बाद जो है m1 जो है आपको थीटा एंगल बनाता है और m2 जो है आपको फाई एंगल बनाता है। ये सब किसके फ्रेम में हो रहा है, लैब फ्रेम में हो रहा है। ये सब मैंने आपको मेंशन नहीं किया, ये लैब फ्रेम में हो रहा है, ठीक, ओके। इन ऑल काइंड्स ऑफ कोलिजन कोई फोर्स एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, तो ऑल काइंड्स ऑफ कोलिजन मोमेंटम तो कंजर्व होगा, ठीक है। तो बस m1 u1 इज इक्वल टू m2 u2 m1 v1 m2 v2। अच्छा, अब आप देखिए तो ये जो है सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, m1 u1 बाई m2 u2 बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2, राइट, ये हो गया UCM। अच्छा, m1 v1 प्लस m2 v2 इज बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, VCM, ठीक है। तो जैसे देखा था दिस इज इक्वल टू दिस है, दिस इज इक्वल टू दिस है मोमेंटम को, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक, ओके। नाउ अब हम ये बात हमको पता है एम आई आर आई डैश, मतलब कि अगर सेंटर ऑफ मास से वेटेड एवरेज देखे तो वो जीरो होगा, करेक्ट। तो ये भी हमने सेंटर ऑफ मास वाले लेक्चर में क्या कि यू सेंटर ऑफ मास प्लस वी सेंटर ऑफ मास, मतलब कि अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी देखें तो वो भी जीरो होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज अ व्हाट, सेंटर ऑफ मास इज अ जीरो मोमेंटम फ्रेम। बात खत्म, ये बात लिख दूंगा, खत्म। सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, और ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अच्छा, यू सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, देखिए m2 को जीरो लिखा तो m1 u1 बाई m1 प्लस m2 u2 तो जीरो है, ओके ओके। अब जो है u1 डैश, मतलब व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब जो u1 है उसमें से सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी घटा देंगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगा, डन। उसी तरह u2 डैश में भी u2 में u सेंटर ऑफ मास घटा देंगे तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेकंड पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है वो आ जाएगा। नाउ व्हाट इज u1 डैश, u1 माइनस u सेंटर ऑफ मास क्या है, m1 u1 बाई m1 प्लस m2 हो गया। तो m2 u1 बचेगा m2 u1 बाई m1 प्लस m2। उसी तरह u2 डैश इज इक्वल टू, ये तो u2 जीरो है
तो डायरेक्टली जो सेंटर ऑफ मास है उसमें माइनस लग जाएगा, ठीक है, डन, ओके। अब इन दोनों को आप जोड़ के भी देखेंगे ना, ऐसे तो सेंटर ऑफ मास इज जीरो मोमेंटम फ्रेम आपको पहले से पता है, आप इसको चाहते हैं कि नहीं जोड़ के देख लो तब भी जीरो आएगा। इसी तरह v1 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश इज इक्वल टू जीरो आएगा। इससे हो गया सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, पहले ही पता है, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ प्रूव भी हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी होल्ड्स ग्रोथ इन बोथ रेस्ट फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सही बात है, कोई रीजन नहीं है, उसमें भी फोर्स एक्सटर्नल जीरो लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मोमेंटम भी कंजर्व होगा, एनर्जी भी कंजर्व होगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में लिख रहा हूं मैं m1 u1 डैश लिख रहा हूं, m2 u2 डैश लिख रहा हूं, v1 डैश v2 डैश इज इक्वल टू जीरो, जीरो मोमेंटम फ्रेम सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। उसी तरह एनर्जी इज इक्वल टू u1 डैश डैश सब जगह लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें पता है कि क्या हो जाएगा, u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, मतलब आपको पहले भी दिखाया u1 डैश वेलोसिटी, मतलब जो सेंटर ऑफ मास के पहले मान लीजिए सेंटर ऑफ मास से देख रहे थे, जो m1 पार्टिकल है u1 डैश से आ रहा था, अब टकराने के बाद v1 डैश से जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ठीक है, पर उसके जो मैग्नीट्यूड है दैट वुड बी सेम, तो u1 डैश इज इक्वल टू u2 डैश, तो मॉड में लिख रहा हूँ u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश, ठीक, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन में वैरी, ओके। इन दोनों इक्वेशन से ये वाली चीजें आएंगी, है ना, आराम से आप कर सकते हैं, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v2 डैश, u1 डैश माइनस u2 डैश, उसको पुट कर दीजिए, ये वाली चीजें आ जाएंगी। नाउ अब आप ये देखिए, अब मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम से सारे कोलिजन को देख रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ गया, ठीक, तो मुझे क्या लगा, एक पार्टिकल जो है मेरी तरफ आ रही हो, इस तरफ से आ रही है, दूसरी पार्टिकल इस तरफ से आ रही है ना, सेम डायरेक्शन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो मोमेंटम फ्रेम, तो ऐसे ही दिखना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो जीरो नहीं हो पाएगा, ठीक। टकराने के बाद भी लीनियर मोशन होगा, लीनियर आई मीन सेम लाइन में होगा, नहीं तो जीरो करना है ना, अगर कंपोनेंट्स हो गया ऐसे ऐसे चला गया सेंटर ऑफ मास फ्रेम से, तो ये वाला तो मान लीजिए कैंसिल भी हो जाए, ये वाला तो नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए इट हैज टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई स्ट्रेट लाइन? क्योंकि इट्स अ जीरो मोमेंटम फ्रेम, है ना, ठीक है। अच्छा, m1 v1 डैश m2 v2 डैश जीरो, तो v1 डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ m2 m1 बाई v2 डैश, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या ऐसे भी दिख रहा है, ऐसे भी यहाँ इक्वेशन मैथ से भी दिख रहा है, मतलब एक्चुअली हम एक दूसरे को वही कर रहे हैं, मतलब जस्टिफाई कर रहे हैं, तो v1 डैश इक्वल माइनस m2 बाई m1 v2 डैश, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब क्या हो, थीटा डैश प्लस फाई डैश इज इक्वल टू पाई, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं, रिलेशन चाहिए हमें, ये v सेंटर ऑफ मास है, ठीक, ये v1 डैश है, v1 डैश मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से m1 पार्टिकल को देख रहे हैं, और ये लैब फ्रेम से m1 के वेलोसिटी को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या हो गया, ये जो है थीटा डैश बनाया, ये थीटा डैश बनाया जो लाइन ऑफ ये था, और ये थीटा बनाया जो लैब फ्रेम से, ओके। तो अब इसको वेक्टर एडिशन करेंगे तो दिस क्या होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट v सेंटर ऑफ मास प्लस दिस का कंपोनेंट v1 cos थीटा डैश इज इक्वल टू v1 cos थीटा, वही लिखा है v सेंटर ऑफ मास v1 cos थीटा डैश इज इक्वल टू v1 cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है सेम होगा, है ना, एक्चुअली v सेंटर ऑफ मास प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v1 ही तो है, उसी को तो दो कंपोनेंट्स में लिख दिया, तो v1 डैश cos थीटा sin थीटा डैश इज इक्वल टू v1 sin थीटा, करेक्ट। तो दोनों को डिवाइड कीजिए, sin थीटा डैश इज बाय cos थीटा डैश प्लस vcm बाय v1 डैश। अच्छा, vcm बाय v1 डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 बाय m2, क्यों लिख सकते हैं, देखिए आप क्यों लिख सकते हैं आराम से, vcm क्या है, vcm इज इक्वल टू ucm, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो यूसीएम का मैग्नीट्यूड क्या था, m1 u1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। u1 डैश v1 डैश हमने कहा है कि ऊपर प्रूफ भी किया है, v1 डैश इज इक्वल टू u1 डैश मैग्नीट्यूड, ठीक है, ओके। और u1 डैश इज इक्वल टू क्या था, m2 u1 बाई m1 प्लस m2, है ना, सारा यहाँ प्रूफ किया ना, ये निकाला है, तो यहाँ u1 डैश निकाल लिया, v1 निकल गया, सब निकल गया, ucm निकल गया, u1 डैश निकल, यही दो तो जरूरत है, तो ये दोनों निकाला, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो vcm बाई v1 डैश इज इक्वल टू क्या, vcm इसको ucm से लिख दिया, u1 डैश को u1 डैश से लिख दिया, इज इक्वल टू क्या, m1 बाई m2। अब कैसे, ucm बाई u1 डैश m1 बाई m2 देख लीजिए, ucm बाई u1 डैश, तो बस ये सब जो चीज तो है, ये सब जो है वो तो कॉमन ही है, बचा क्या, m1 बाई m2, ठीक, तो वही लिखा हुआ है m1 बाई m2, करेक्ट। सिमिलरली उसी तरह अगर मान लीजिए पहले ऊपर से किए थे, उसी तरह हम लोग नीचे करेंगे, नीचे क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ जो है फाई है, यहाँ जो है फाई डैश बनाया है, ठीक है, और ये vcm है, ठीक है, और ये v2 है, ये v2 डैश है, तो वही हो जाएगा vcm प्लस v2 डैश cos फाई डैश, v2 cos फाई, ठीक है, v2 डैश sin फाई डैश, v2 sin फाई, वही होगा, दो डिवाइड कर दीजिए, सेम टाइप का रिलेशन आएगा।
अब यहाँ जैसे VCM था, VCM होगा V1 डैश है तो यहाँ V2 डैश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, अब हमको क्या पता है, हम लोग को पता है थीटा डैश प्लस फाई डैश इज इक्वल टू पाई, है ना। तो फाई डैश को हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा डैश, वी कैन राइट इट पाई माइनस थीटा डैश, ओके। कॉस पाई माइनस थीटा, cos pi minus theta माइनस cos थीटा होता है, करेक्ट। तो cos pi minus theta is equal cos pi minus theta is equal to minus cos theta, this is minus cos theta। VCM by V2 dash, VCM by V2 dash, okay। VCM can be replaced by UCM, VCM can be replaced by UCM, similarly V2 dash can be replaced by U2 dash, करेक्ट। मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। अच्छा, हमने क्या देखा था, UCM और U2 डैश मैग्नीट्यूड माइनस था ना, क्योंकि UCM, ठीक है। U2 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 डैश इज इक्वल टू क्या, U2 माइनस UCM, इसका खुद तो वेलोसिटी खुद ही जीरो था इनिशियल, तो क्या हो गया, यही आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 1 आ गया, तो यहाँ 1, राइट, यहाँ 1 आ गया। तो अब जो है, अब आपको क्या पता चल रहा है, अब इससे आप क्या कर दिए, tan फाई इज इक्वल टू 2 साइन फाई डैश बाई 2 कॉस फाई डैश बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा 2, क्या होता है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, कॉस थीटा डैश कॉस थीटा डैश होता है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, करेक्ट। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 1, तो अगर अच्छा इसमें अगर लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डैश बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डैश बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डैश हो जाएगा। तो साइन थीटा डैश ऊपर क्या था, साइन थीटा डैश बाई 2 कॉस थीटा डैश बाई 2 बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा डैश बाई 2, तो इससे कट जाएगा एक ऊपर वाला तो पूरा साइन, नीचे क्या बच गया, बचा tan फाई इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा था आपका कॉस कॉट, tan फाई इज इक्वल टू कॉट थीटा डैश बाई 2, तो tan को लिख सकते, कॉट को लिख सकते हैं tan माइनस ऑफ पाई बाई 2, लिख सकते हैं ना, पाई माइनस थीटा बाई 2 tan थीटा, तो पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। कॉट थीटा को tan थीटा में चेंज कर दिए, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू फाई डैश बाई 2 आ गया, फाई इज इक्वल टू क्या, फाई इज इक्वल टू फाई डैश बाई 2, फाई डैश बाई को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा डैश बाई 2, ठीक है। इसको बस इसमें चेंज कर दिया, ओके। उसी तरह मतलब जैसे अगर m1 m2 सेम हो जाए, अगर मैं कह रहा हूँ इफ m1 इज इक्वल टू m2, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा डैश बाई cos थीटा डैश प्लस 1, है ना। तो ये जो क्वांटिटी है, यही वाला लिख रहा हूँ ना मैं, सो दिस विल बिकम थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश बाई 2, है ना। ये थीटा, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ जो है 1 आ जाएगा ना डायरेक्ट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या डायरेक्ट 1 ऐसे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसे भी 1 है, राइट। यहाँ पे तो tan फाई में तो 1 पहले ही से, पर tan थीटा में यहाँ पे 1 लेने के लिए क्या होना चाहिए, कि दोनों का मास बराबर होना चाहिए। तो क्या हो गया, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा डैश बाई 2, कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे 2 साइन थीटा डैश बाई 2 कॉस थीटा डैश बाई 2 बाई नीचे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डैश बाई 2, तो इससे जाएगा, इससे जाएगा, तो क्या हो गया tan थीटा डैश बाई 2, इधर क्या हो गया tan थीटा, दोनों तरफ tan है, तो क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा डैश बाई 2 हो गया, है ना, थीटा डैश बाई 2 हो गया। तो अब क्या हुआ, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या, अब देख लीजिए, तो क्या हो गया फाई, इस दोनों को जोड़िए ना, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अगर m1 इज इक्वल टू m2 होगा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना, ठीक है। तो यही करना है, ओके। तो एनर्जी इन लैब फ्रेम देखेंगे, एनर्जी इन लैब फ्रेम क्या हो गया, E इज इक्वल टू हाफ m1 un स्क्वायर, तो सिंपल है, ठीक है। U2 0 था। अब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देख रहे हैं, तो U सेंटर मतलब सॉरी एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास ही देख रहे हैं, तो दोनों को मास को एक साथ ही U सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये हो गया, ठीक। एनर्जी इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, तो U1 डैश U2 डैश कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, देख रहे हैं सेम जो रिलेशन था, V लैब फ्रेम इज इक्वल टू क्या था, जैसे V सेंटर ऑफ मास फ्रेम में निकालना है, तो V माइनस ऑफ V सेंटर ऑफ मास, तो V सेंटर ऑफ मास प्लस V डैश इज इक्वल टू V, उसी तरह देख रहे हैं E डैश प्लस E सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू E, सेम टाइप का रिलेशन आ रहा है, ओके।
सो इलास्टिक कोलिजन इन लैब फ्रेम, वही सेम चीज कर दिया है M2 जो पीछे प्रूव किया था। इसी का कारण है जो हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई वी यूज हाइड्रोजन एटम एज मॉडरेटर टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि उस हाइड्रोजन एटम जो न्यूट्रॉन के मास के बराबर लगभग होता है, तो वो जो है उसका वेलोसिटी ले लेता है और उसको स्लो डाउन कर लेता है। तो इस इक्वेशन से आप उसको डिराइव कर सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर